Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to begin with the third part of your same chapter, that is chapter number 13, 3 Days to See, which is written by Helen Keller. It is an extract from the autobiography of Helen Keller. So what we have seen up till now, let's have a short recap. अभी तक हमने क्या देखा था, हेलन केलर जो है उन्हें पता था कि 3 दिनों बाद वो ब्लाइंड हो जाएंगी एंड इस अकॉर्डिंग वो अपने कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन जो उनकी लाइफ में है, कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स उनको अपने माइंड में, अपनी आइज़ में, अपने हार्ट में ग्रैब करना चाहती थी एंड उनका फोकस उसी चीज़ पर था कि अगर कभी भी वो ब्लाइंड हो जाती हैं तो इस चीज़ को वो रिग्रेट कभी भी ना करें। एंड इस अकॉर्डिंग उन्हें उन सारे स्पेशल पर्सन से टाइम टू टाइम मिलना था, उन स्पेशल एनिमल से, पीपल से एंड नेचर या एनवायरनमेंट से जिनको वो अपनी आँखों में होल्ड करना चाहती थी। सो व्हाट शी हैज़ डिसाइडेड टू डू ऑन द फर्स्ट डे, उन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड करा था कि वो अपनी टीचर जो उनको एज अ चाइल्ड, जब हेलन केलर चाइल्ड थी तब से पढ़ा रही हैं, मिसेस एनी सुलेवन मेसी, वो उनको मिलना चाहती है क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी टीचर से ही सारा करेज, सारा का सारा जो भी सिंपैथेटिक टेंडरनेस होता है, पेशेंस, उन सारी वैल्यूएबल चीज़ों को सीखा है। किस तरीके से हमें सोसाइटी के साथ डील करना चाहिए, कैसे ह्यूमैनिटी रखनी चाहिए, करेज के साथ अपने सारे स्ट्रगल्स को ओवरकम करना चाहिए एंड जिस भी फील्ड को हम चाहते हैं ब्रेवरी के साथ या ब्रेविटी के साथ उसे होल्ड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्हें किससे सिखाई थी? उनकी टीचर ने, क्योंकि हेलन केलर स्टार्टिंग से ही एज अ चाइल्ड शी वॉज हैंडीकैप एंड इस अकॉर्डिंग उनकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनैलिटीज़ शो नहीं करती थी। तो ऐसे हैंडीकैप बच्चे को फुल पेशेंस के साथ पढ़ाना, दैट वाज द बिगेस्ट कंसेप्ट जो उनकी टीचर मिसेस एनी सुलेवन मेसी ने कवर अप किया था। दैट्स वाई शी वॉन्ट्स टू सी हर। सेकेंड थिंग व्हाट शी वॉन्ट टू सी, ईच एंड एवरी फ्रेंड, उनकी लाइफ में जो भी फ्रेंड है वो उनको सबको देखना चाहती है और उनमें जो भी एक गुड क्वालिटी है वो अपने अंदर ग्रैब करना चाहती हैं, होल्ड करना चाहती हैं। थर्ड थिंग ऑन द फर्स्ट डे जो उन्हें देखनी थी वॉज हर डॉग्स। किस तरीके से उनके डॉग्स अपना सारा का सारा ट्रस्टिंग फॉर्म उन्हें दिखाते हैं, उन्हें लाइफ में कंफर्ट करते हैं। तो एक कंफर्ट जोन उन्हें किससे मिलेगा? अपने डॉग्स से। तो इसलिए वो अपने सारे के सारे डॉग्स को देखना चाहती थी फॉर द लास्ट टाइम। एंड जब वो सैड हो, उन्हें एक बेबी को देखना था जो हर बार ईगर रहता है, एक्साइटेड रहता है, बिना किसी भी लाइफ की टेंशन्स के। तो उन्हें अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या मूड ऑफ होने पर दोबारा चीयर अप करने के लिए उस बेबी से भी मिलना था। एंड फाइनली उन्हें वुड्स में जाकर जो भी आसपास ट्रीज़ होते हैं उन सारे ट्रीज़ को एक बार कलरफुल नेचर को देखना था, द कलर ऑफ द ट्रीज़, किस तरीके से फार्मर्स लैंड पर काम करते हैं, किस तरीके से हॉर्स वहाँ पे पैडेड फीट से फील्ड को फ्लो करते हैं, हर एक चीज़ उन्हें देखनी थी। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट डे। उन्होंने नेक्स्ट डे का क्या बोला था? उन्हें सबसे पहले देखना है कि किस तरीके से स्लीपिंग अर्थ सनलाइट के अर्ली मॉर्निंग जो डॉन टाइम पीरियड होता है उसमें जागता है, उन्हें वो सब देखना था। सो नाउ कम फॉरवर्ड टू पेज नंबर 115 क्लास। Page number 115, the first paragraph. This day I should devote to a hasty glimpse of the world past and present. I should want to see the pageant of man's progress, the kaleidoscope of the ages. How can so much be compressed in one day? अब उन्हें क्या क्या देखना था? अर्थ का जागना जो वो ऑलरेडी देख चुकी थी, लेकिन एक बार उनको क्लियरली सेकेंड डे पर देखना था। साथ ही साथ उन्हें जल्दी से पूरे वर्ल्ड का एक ग्लिम्स देखना था, एक छोटी सी झलक पूरे वर्ल्ड की, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो कि इम्पॉर्टेंट होती है एक वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए। उन्हें पास्ट और प्रेजेंट दोनों जनरेशन्स को देखना था। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस। नाउ व्हाट इज़ पेजेंट? मैन किस तरीके से कंटिन्यूस एक सीरीज़ के फॉर्म में एक एक इवेंट को कवर करता है, वो सारी चीज़ें मीन्स पहले मैन कैसा था, बाद में उसका प्रोग्रेस कैसा हुआ, इस तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल उन्हें मैन की अपब्रिंगिंग का देखना था। द कलेडोस्कोप ऑफ द एजेस, शुरुआत से लेकर मीन्स फ्रॉम अ चाइल्डहुड टाइम पीरियड टिल एडल्टहुड, या फिर उसके बाद जाकर
जो आपका मेन टाइम पीरियड होता है द ओल्ड एज ग्रुप, तो उस तरीके से उन्हें पूरा मैन की पास से लेकर प्रेजेंट एज का एक कलेडोस्कोप देखना था। हर एक लेवल के एज के पर्सन से उन्हें मिलना था। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इन वन डे। लेकिन ये सारी चीज़ें एक दिन में किस तरीके से वो देख पाएंगी, कैसे वो कंप्रेसिव फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में एक ग्लिम्स में इन सब को अपनी आंखों में कवर अप कर पाएंगी। दैट वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर हर। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। So, on this, my second day of sight, I should try to probe into the soul of man through his art. The things I knew through touch, I should now see. Oh, there is so much rich meaning and beauty in the art of the ages for you who have eyes to see. तो सेकेंड डे पर वो कैसे देखना चाहती थी, हर एक चीज़ को इस बार टच नहीं करना चाहती थी, अपनी आँखों से देखना चाहती थी। उन्हें ये लग रहा था कि वो प्रोब करें, एंटर करें एक मैन की सोल में, एंड वो सब कैसे पॉसिबल है उस मैन के आर्ट से, किस तरीके से उसने अपने आर्ट से, अपने टैलेंट से लाइफ को हैंडल करा, कैसे उसने अपनी लाइफ में सक्सेसफुलनेस हासिल करी है, वो हर एक चीज़ उन्हें जाननी थी। और वो सब टच से पॉसिबल नहीं था, अब उन्हें देखना था। और उन्हें ये चीज़ अभी तक बुरी लग रही थी कि जिन लोगों की लाइफ में आँखें होती हैं तो उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है और उसका कितना बड़ा मीनिंग होता है कि वो कभी भी जो चाहे उस चीज़ को देख सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। सो नाउ समवेयर शी वॉज डिसअपॉइंटेड कि कुछ दिनों बाद वो नहीं देख पाएंगी। The evening of my second day of sight I should spend at the theatre or at the movies. Even now I often attend theatrical performances of all sorts, but the action of the play must be spelled into my hands by a companion. But how I should like to see with my own eyes the fascinating figure of Hamlet, or the gusty Falstaff amid colorful Elizabeth's trappings. हेलन केलर, शी वॉज फॉन्ड ऑफ सीइंग मूवीज़ एंड थिएटर परफॉर्मेंसेस। उन्हें प्लेस देखना, नाटक देखना, ड्रामाज या फिर मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा ही पसंद था। अभी तक भी वो, जब उनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक थी, ऑलमोस्ट लेस थी ना के बराबर, तभी भी थिएटिकल परफॉर्मेंसेस को वो देखने जाती थी। हर तरीके के ऑफ ऑल सॉर्ट्स, मीन ड्रामाज भी होंगे, डांस परफॉर्मेंसेस भी होंगे, प्ले होगा, एक्टिंग्स होगी, जो भी होता है लाफ्टर शोज़ के अकॉर्डिंग या मूवीज़ के अकॉर्डिंग, हर एक चीज़ उनको देखनी थी जो कि एक थिएटर या ओपन हॉल में लोग परफॉर्म करते हैं। बट द एक्शन ऑफ द प्ले मस्ट बी स्पेल्ड इनटू माय हैंड्स बाय अ कंपेनियन। लेकिन वो जो एक्शन नहीं देख पाती थी या नहीं सुन पाती थी प्रॉपरली, उनके हाथ पर उनके साथ जो कंपेनियन, उनकी फ्रेंड्स आती थी, वो डिस्क्राइब करती थी उन्हें। बट हाउ आई शुड लाइक टू सी विथ माई ओन आइज़ द फैसिनेटिंग फिगर ऑफ हेमलेट। उनका फेमस जो कैरेक्टर था, फेवरेट कैरेक्टर, वो क्या था? हेमलेट। उसको वो दोबारा देखना चाहती थी एक लास्ट टाइम, जब वो देख सकती थी। और द गस्टी फॉलस्टफ अमिड्स कलरफुल एलिजाबेथन ट्रैपिंग्स। गस्टी फॉलस्टफ अब क्या होता है? आपने देखा होगा काफ़ी बार वाटर वेव्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेनबो कलर्स होते हैं कि किस तरीके से वाटर मूव कर रहा है अप एंड डाउन काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स में, एंड हर बार उस वाटर का कलर या लाइटिंग्स चेंज होती हैं विद द सॉन्ग और विद द म्यूज़िक। तो ये चीज़ न्यूजीलैंड में ऑटोमेटिकली जो फेमस पार्ट है, जो फेमस कंसेप्ट है, लोग देखते हैं, वो हेलन केलर को लास्ट टाइम देखना था। वो एलिजाबेथन ट्रैपिंग्स उनको दोबारा देखनी थी कि किस तरीके से म्यूज़िक के स्क्रॉल पर वाटर अप एंड डाउन मूव करता है, एंड उसके बहुत ज़्यादा कलर्स जो होते हैं वो सारे उनको कलरफुल फॉर्म्स देखने थे। Coming to the next paragraph. The following morning I should again greet the dawn, anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perpetually new revelation of beauty. अब उन्हें ये देखना था जिस तरीके से वो मॉर्निंग को फॉलो कर रही थी, हर मॉर्निंग को जब तक वो देख सकती थी, सबसे पहले वो किसको वेलकम करती थी? जो मॉर्निंग की लाइट शाइन होती है, जिस तरीके से अंधेरा मॉर्निंग में कवर अप होता है, द ब्राइट मॉर्निंग डॉन।
अर्ली मॉर्निंग टाइम को। और हर बार वो एक्साइटेड रहती थी, एंशियस रहती थी कि आज मॉर्निंग में वो क्या पहले देखेंगी, किस नए चीज़ को वो डिस्कवर करेंगी। इस चीज़ को लेकर उनके पास एक्साइटमेंट, एंशियसनेस या फिर डिलाइटफुलनेस रहता ही था। हर बार वो हैप्पी रहती थी। और उनके लिए उनका मानना ये था कि वो श्योर थी जब भी वो हर एक नए मॉर्निंग में देखने की कोशिश करेंगी, उन्हें कुछ ऐसा नया ज़रूर दिखेगा जो उन्हें हैप्पीनेस पहुंचाए। और उनका कहना ये था कि जिन लोगों के पास आइज़ हैं और वो उन आइज़ का अगर अच्छे से यूज़ करें बेटर फॉर्म में, तो हर दिन वो हमेशा के लिए नेचर की नई नई ब्यूटीज़ को अपनी आंखों के सामने रिवील होता हुआ देख सकते हैं। वो हर दिन हमेशा के लिए उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। फॉर एवर मीन्स परपेचुअली। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई इमेजिन्ड मिरेकल इज़ टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट। अब जब वो अगली मॉर्निंग में उठेंगी, जब डॉन टाइम पीरियड होगा, द अर्ली मॉर्निंग टाइम पीरियड मीन्स वो सेकेंड डे क्रॉस कर कर थर्ड डे में आ चुकी हैं। तो हो सकता है ये थर्ड डे उनकी लाइफ का लास्ट डे हो जब वो चीज़ों को देख सकती हैं। टुडे आई शैल स्पेंड इन द वर्क अ डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट amid haunts of men going about the business of life, and where can one find so many activities and conditions of men as in New York। तो हेलन केलर कहाँ की रहने वाली थी? She belongs to New York. So the city becomes my destination। अब उनका जो थर्ड डे पर देखने का एक लास्ट डिज़ायर था वो था अपनी सिटी को देखना, कि सिटी की लाइफ कितनी ज़्यादा बिजी है। लोग अर्ली मॉर्निंग उठकर रेडी होकर अपने काम में या फिर अपने जिस बिज़नेस को वो संभालते हैं उसको दोबारा से कवर अप करने के लिए हर दिन वो निकल जाते हैं। अमिड्स द हॉन्ट ऑफ मैन, हर जगह मैन की भीड़ होती है। एक हॉन्ट होता है, एक प्लेस जहाँ पर लोग रोज़ जाते हैं डेली, एक हैबिचुअल फॉर्म में। तो आज भी वो वही काम करने जाएंगे जहाँ पर अभी तक वो जा रहे थे, और दोबारा अपने डेली वर्क में वो लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है आज का दिन उन्हें क्या करना है। तो ऐसे बिज़ी स्केड्यूल को, ऐसे बिज़ी लाइफ पीरियड को हेलन केलर देखना चाहती थी, उस भीड़ को जिसमें से निकलकर लोग अपने काम पर जाते हैं और किस तरीके से वो अलग अलग फॉर्मेशंस में अपना वर्क या फिर अपना बिजनेस संभालते हैं। तो अपनी सिटी की एक बिज़ी लाइफ को देखना चाहती थी, किस तरीके से उसके पेमेंट्स या रोड्स दिखते हैं जब वो बिज़ी होती है सिटी। और ये सिटी को देखना उनका लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट था। I look ahead and before me rise the fantastic towers of New York, a city that seems to have stepped from the pages of a fairy story. What an awe-inspiring sight! These glittering spires, these vast banks of stone and steel structures such as the gods might build for themselves. उन्हें अपनी सिटी, उन्हें न्यूयॉर्क बहुत ज़्यादा ही पसंद था। तो जब लास्ट डे वो न्यूयॉर्क में निकली, उन्हें न्यूयॉर्क की जो मॉर्निंग से ही एक लाइटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है वो देखना पसंद था, बड़े बड़े टावर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। एंड इस अकॉर्डिंग उन्हें ये लगता था कि न्यूयॉर्क की जो सिटी है वो ऐसा लगता है किसी फेरी स्टोरीज़ के पेज से निकल कर यहाँ पर बनाई गई है। और इस तरीके से हर बार उन्हें सिटी की बिज़ी लाइफ को देखकर एक इंस्पायरेशन मिलती थी, एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को बोर होने से या फिर डिस्करेज होने से बचा सकती हैं। उसी चीज़ को वो अपनी आँखों में भरना चाहती थी और हर एक चीज़ उन्हें बहुत पसंद आती थी। द स्पायर, वो क्या होते हैं स्पायर? टावर का सबसे बड़ा सा टॉप जहाँ से आप स्काई को बहुत ब्यूटीफुली देख सकते हो, द ओपन स्काई। तो उन्हें वो ग्लिटरिंग स्पायर्स पसंद थे। जब मॉर्निंग से ही वहाँ पर सनलाइट होगी, इवनिंग में स्टार्स होंगे, तो वो बिज़ी रोड उन्हें बहुत पसंद था। बैंक्स ऑफ रिवर उन्हें पसंद थे, आसपास जिस तरीके से स्टोन रहते हैं, पेबल्स रहते हैं, उन्हें आप किस तरीके से रिवर में थ्रो करते हैं, वो सारे डिज़ायर्स उनको अकम्प्लिश करने थे इवनिंग टाइम पर। और जो स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं, मीन्स जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री सब कुछ चलती हैं, किस तरीके से उसमें वर्क होता है, वो सारी वॉइस उनको सुननी थी लास्ट टाइम। और उन्हें ये लगता था जैसे गॉड ने खुद के लिए इस सिटी को बनाया हो, वो इतनी ज़्यादा पीसफुल, प्लेजेंट और एक करेजियस सिटी है न्यूयॉर्क उनकी लाइफ में। Coming to the next paragraph. Now I begin my rounds of the city.
तो अब उन्होंने सिटी में हर जगह अपने राउंड्स लेना स्टार्ट कर दिया, वॉक करना, जहाँ जहाँ उन्हें जाना था. First, I stand at the busy corner, merely looking at people, trying by sight of them to understand something of their lives. I see smiles and I am happy. I see serious determination and I am proud. I see suffering and I am compassionate. उन्होंने अलग अलग लोगों को देखा जो कि एक बिजी कॉर्नर पर खड़े हुए थे, मीन्स जिनको रोड क्रॉस करना था या अपने घर जाना था, या कुछ लोग जो ट्रैफिक में खड़े हुए थे. और उन्होंने हर तरीके के लोगों को वहाँ पर देखा और उनके मूड्स को समझने की कोशिश करी और अपने अंदर ग्रैब करा, उसको होल्ड करा. पहली चीज़ उन्होंने क्या देखी, लोगों के चेहरे पर स्माइल, कि वो अपने काम से आज सेटिस्फाइड हैं, तो इन्हें भी हैप्पीनेस फील हुई. सेकेंड थिंग जो उन्होंने देखी वो थी सीरियस डिटर्मिनेशन, कि लोग जिस पोजीशन पर आज हैं उससे कहीं ज़्यादा आगे वो जाना चाहते हैं. सो शी फील प्राउड. एंड थर्ड थिंग जो उन्होंने महसूस करी, दैट वाज सफरिंग. कुछ लोग अभी तक अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे और जो वो आज चाहते थे उन्हें उस दिन भी नहीं मिला, मीन्स वो डिसअपॉइंट थे. तो उनको देखकर कहीं ना कहीं इन्हें भी दुख फील हुआ. शी फील कंपैशनेटेड, कि वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती है, बट हाँ शायद उनके दुख में उनका साथ दे पाए. तो वो दूर से ये सारी चीज़ों को अपने अंदर होल्ड कर कर बैठी थी. किसी को देखकर वो खुश हुई, किसी को देखकर वो करेजियस महसूस कर रही थी, डिटरमाइंड हुई, उनका विल पावर इंक्रीज़ हुआ, तो किसी को देखकर वो सैड भी हुई. माई थर्ड डे ऑफ साइट इज़ ड्रॉइंग टू एन एंड. Perhaps there are many serious pursuits to which I should devote the few remaining hours, but I am afraid on the evening of that last day I should again run away to the theatre, to hilariously funny play, so that I might appreciate the overtures of comedy in the human spirit. अब जाकर जैसे ही उन्हें लगा थर्ड डे उनका एंड होने वाला है, तो अब उन्हें टेंशन होने लगी, वो डिस्करेज हो गई. उनकी लाइफ में जो भी सीरियस मैटर्स थे, तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ को लेकर और ज़्यादा सीरियस हो गई. वो सोच में पड़ गई कि अब उनकी लाइफ कैसे आगे कटेगी या बीतेगी. वो अपने आप को हर चीज़ में, हर एक परसूट में रिलेट करने लगी कि उनकी लाइफ में कोई भी अलग अलग सिचुएशन आएंगी तो तब वो कैसे डील करेंगी. ऐसे सारे परसूट्स को वो अब बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने ऊपर लेने लगी. लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही वो नॉर्मल हुई, वो ये चाहती थी कि रिमेनिंग कुछ आवर जो उनके हैं वो इस सब डर में, अफ्रेड फॉर्म में या फियरफुलनेस में ना बिताकर एक लास्ट टाइम थिएटर में जाएं. और इस बार वो थिएटर में क्या देखेंगी, फ़नी प्लेस जो कि बहुत ज़्यादा हिलेरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से आउटस्टैंडिंग होते हैं, जिनको देखकर आप कभी भूल ना पाओ उनके परफॉर्मेंस को. ऐसा फ़नी प्ले वो देखना चाहती थी, लोगों की मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहती थी. और कॉमेडी के जो ओवरटर्स होते हैं, मीन्स जो म्यूज़िक के साथ कॉमेडी होती है, सम ट्यूनिंग, सम कॉमेडी, सम प्ले, उन सारी चीज़ों को वो देखना चाहती थी कि किस तरीके से ह्यूमन अपने पूरे दिल के साथ, अपने स्पिरिट के साथ उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं ताकि लोग हंस सकें. तो एक लास्ट ट्रिब्यूट वो उन सारे के सारे प्लेस को देना चाहती थी जिनको देखकर वो काफ़ी बार हंसी हैं, जब भी वो कंपैशनेट या सैड हुई हैं. एट मिड नाइट माई टेम्प्रेरी respite from blindness would cease and permanent night would close in on me again. उन्हें पता था रात में, आधी रात में हो सकता है जो उनको टेम्प्रेरी आईसाइट मिली है अपनी, जो वो धुंधला अभी कुछ देख सकती हैं, वो ब्लाइंडनेस में टर्न हो जाए और वो हमेशा के लिए उनके पास रहेगा. मीन्स अगली मॉर्निंग हो सकता है वो सनलाइट या फिर डॉन टाइम पीरियड नहीं देख पाए, द अर्ली डाउन, और वो रात उनके लिए परमानेंट होगी. मीन्स उनकी आँखों के आगे हमेशा के लिए अंधेरा आ जाएगा एंड कभी भी ब्राइट मॉर्निंग दोबारा उनकी आँखों के सामने नहीं आ पाएगी. नेचुरली इन दोज 3 days आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी. Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. नेचुरली अगर देखा जाए तो उन 3 दिनों में भी वो ये सब नहीं देख पाई जो उन्हें एग्जैक्टली देखना था. उन्होंने डिस्क्राइब ज़रूर किया कि उन्हें क्या क्या देखना था, उनकी क्या क्या विशेस थी, बट ऐसा वो नहीं देख पाई. जस्ट बिकॉज उनकी आइज़ ऑलमोस्ट ब्लाइंडनेस की तरफ टर्न आउट हो चुकी थी, उन्हें सब कुछ ब्लरी या धुंधला दिखता था. तो जो उन्होंने डिस्क्राइब करा वो उनकी ऑटोबायोग्राफी में उनका डिज़ायर या उनकी इच्छा थी.
बट रियलिटी में उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो वो देखना चाहती थी वो तो लगभग अनसीन ही रह गया और वो 3 दिन के डिज़ायर्स को भी फॉलो अप नहीं कर पाई. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, द लास्ट पेज, पेज नंबर 116 ऑफ दिस चैप्टर. I, who am blind, can give one hint to those who see, one admonition to those who would make full use of the gift of sight. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind. हेलन केलर ने बोला, मैं जो अभी ब्लाइंड हूँ, जो इस चीज़ को लिख रहे हूँ अपनी ऑटोबायोग्राफी को, सिर्फ एक हिंट उन सारे लोगों को देना चाहूँगी जो लोग अपनी आँखों का यूज़ कर सकते हैं. एक एडवाइस, वन एडमोनिशन मीन्स एडवाइस उन सारे लोगों को कि जो भी वो देख सकते हैं उसको पूरी तरह से देखें, खुल कर देखें, नेचर की ब्यूटीफुलनेस को समझें और इस तरीके से देखें कि हो सकता है शायद उनकी लाइफ में भी जो अगला दिन आएगा, जो टुमारो होगा, हो सकता है उस दिन वो ब्लाइंड हो जाएं. तो हर दिन वो अपनी आई साइट का यूज़ ऐसा करें कि शायद अगला दिन ना हो. एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाई टू द अदर सेंसेस. और उनके जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं उन सब के साथ वो सेम मैटर को ही अप्लाई करें, सेम मेथड को अप्लाई करें. बिकॉज कोई भी सेंस ऑर्गन अगर ह्यूमन की लाइफ में नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो अधूरा होता है. हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस इज द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, द माइटी स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, एज इफ़ यू वुड बी स्ट्राइकन डेफ टुमारो. हो सकता है कि कल का दिन आप बहरे हो जाएं, आपके पास आज का ही दिन हो. तो हर एक छोटी से छोटी जो म्यूज़िक टोन्स होती हैं, जो वॉइसेस होती हैं, उनको सुनिए. बर्ड की सारी चिर्पिंग साउंड को सुनिए. और जो ऑर्केस्ट्राज होते हैं उनके जो पावरफुल वाइब्रेटिंग स्ट्रेन्स होते हैं, जो उनकी सारी की सारी तारें होती हैं, उस हर एक तार का वाइब्रेशन सुनो, ताकि हो सकता है कल अगर तुम डेफ हो जाओ तो तुम्हें दुख ना हो कि ये सब तुमसे छूट गया. टच ईच ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट टू टच एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंसेस वुड फेल. हर एक ऑब्जेक्ट को इतनी ज़्यादा बोल्डली टच करो, हो सकता है कल तक अगर तुम कोई चीज़ टच करना चाहो तो तुम्हें पता ही ना चले कि तुम क्या टच कर रहे हो. द सेंस ऑफ टचिंग, द टेक्टाइल सेंस, हो सकता है कि वो वीक हो जाए. स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विथ रेलिश ईच मॉर्सेल. मॉर्सेल मीन्स छोटी छोटी बाइट, छोटा छोटा टुकड़ा जो आप खाना खाते हो रोज़, उसके हर एक जो भी आपके खाने में इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी रेलिशनेस को एक एक बाइट में आप महसूस करो, ताकि हो सकता है कल के लिए आपके पास टेस्ट बड्स बचे ही ना हो कि आप अपने फूड को टेस्ट कर सकें. अपनी नोज़ का फुल यूज़ करिए अच्छी चीज़ों को स्मेल करने में, लाइक द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, एज इफ़ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन. इस तरीके से जैसे कि हो सकता है कल तक आप इन सारी चीज़ों को महसूस ना कर पाएँ. मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ग्लोरी इन ऑल द फेसेट्स ऑफ प्लेजर and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides. But of all the senses, I am sure the sight must be the most delightful. Again उन्होंने यही बोला, हर एक सेंस की रिस्पेक्ट करो, हर एक सेंस से मिलने वाली ग्लोरी या ब्यूटीफुलनेस को देखो, नेगेटिव सेंस को नहीं, क्योंकि वही आपको लाइफ में प्लेजर देगा और उसकी ब्यूटी आपकी आंखों के सामने कंटिन्यूसली रिवील होगी, शो होगी जब तक आप उसे देखना चाहते हैं. और इस अकॉर्डिंग क्या होगा, नेचर आपको जो भी कांटेक्ट देता है, आपकी आई साइट में जो भी आप देखना चाहते हैं नेचर आपको दिखाता है, वो सब आप चीज़ें ब्यूटीफुलनेस के साथ ही याद करेंगे. सारे सेंसेस हमारे लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं अकॉर्डिंग टू हेलन केलर, लेकिन जो बेस्ट सेंस है वो है हमारी आई साइट. क्योंकि जब तक हम लोगों को या चीज़ों को या नई चीज़ जो भी आई है उसको देखेंगे नहीं तो हम डिलाइटफुल फील नहीं करेंगे. सो वी शुड रिस्पेक्ट ऑल आवर सेंसेस. नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट ग्लॉसरी पार्ट क्लास विच आई हैव मार्क्ड फॉर यू. See this glossary on page number 116. The words of glossary are there: rug, jaunt, panorama, pageant, perpetual, pursuits, hilarious, admonition, and morsel. So with this we have ended our chapter here. I hope you have learned something from the chapter, and thank you and have a nice day class.